गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम क्लास 11th का टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है? परमाणु संरचना। और उसके अंदर जो अपने पास सब टॉपिक है वो है अपने पास बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और याद रखने वाली बात यह है कि इस टॉपिक में अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लो आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपको ज़रूरी है कि आपको बोहर मॉडल और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने चाहिए। और 12th क्लास में तो बोहर मॉडल का पूरा एक चैप्टर ही है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। बोहर मॉडल, क्या प्रॉब्लम आई कि बोहर मॉडल की आवश्यकता पड़ी? तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि जो बोहर था रदरफोर्ड का शिष्य था। जब मैक्सवेल ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के और चारों ओर घूमता है और वो अपनी ऊर्जा की हानि करता है, इसका मतलब वो स्थायी नहीं है, तो अपने गुरु के लिए उसने ये मॉडल बनाया, बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है? और रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी उसे दूर की। क्लियर? तो पहला पॉइंट इससे पढ़ते हैं, साथ के साथ इसे सोल्व करते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये है कि बोहर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉनिक बोहर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर लगता है। यानी बोहर मॉडल केवल उन्हीं पर लगेगा जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर? जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कम करने के लिए हीलियम प्लस, तो हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन हो गए। और लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, कम करने के लिए 2 लगा दो। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 3 गए 2। ये सारे क्या है? अपने पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और बोहर मॉडल सिर्फ लगेगा किस पर? जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्लियर? अब दूसरे पॉइंट से क्या करते हैं कि अपने रदरफोर्ड मॉडल की कमी को दूर कर देते हैं। ठीक है? या तीसरे से कर देते हैं। क्लियर? दूसरे पॉइंट में अपने को लिखते हैं कि बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में चक्कर लगाता है, जिसे कक्षा कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे बढ़िया तरीके से। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब अपने एक मॉडल बना लेते हैं और उसमें आपको एक बढ़िया सी बात डिस्कस करेंगे। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पांचवी, छठी, 7। ये अपने पास एक मॉडल है परमाणु का। क्लियर? अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, कक्षा क्या होती है और कोश क्या होती है। देखो, अगर मैं इसे कह दूं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल 5, n इक्वल 6, n इक्वल 7, जब मैं इसे n से दिखाऊंगा
तो ये अपने पास क्या होती है, कक्षा बोलते हैं इसे। n बराबर पहली कक्षा, n बराबर दूसरी कक्षा, ठीक है। और जब मैं इसे दिखाऊं, इससे किससे दिखाऊं, इससे दिखाऊं k l m n o p q, तो ये अपने पास क्या है, कोश कहलाते हैं। k कोश में इलेक्ट्रॉन है, p कोश में इलेक्ट्रॉन है, l कोश में इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, अब कंफ्यूजन नहीं रहने चाहिए। अब बात करते हैं छोटे छोटे पॉइंट पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नाभिक में हमेशा कौन सा आवेश होता है, नाभिक में हमेशा धनावेश होता है, नाभिक में हमेशा धनावेश होता है, जिसमें परमाणु का समस्त भार रहता है, परमाणु का समस्त भार रहता है ना, ठीक है। और ये अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियन यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और यही इसके भार के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। क्लियर। अब देखो, अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है, क्या है, घूमता है, जिसे क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। ये आपने पढ़ लिया। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्रण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई हो। कोणीय संवेग का मान mvr इज इक्वल बाय nh बटे 2 पाई। कितना, दोबारा लिख देता हूं, mvr nh बटे 2 पाई। बहुत न्यूमेरिकल आते हैं और कंपटीशन में से बहुत सवाल आते हैं। क्लियर। मैं कह रहा हूं आपसे कि एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं साथ में। कोणीय संवेग क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है तो इसका लीनियर संवेग, रेखीय संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग का गुणा होता है संवेग, ठीक है, आपको पता ही है। m गुणा v क्या होता है, p संवेग होता है, द्रव्यमान गुणा वेग संवेग हो जाता है। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, त्रिज्या भी आ जाती है। देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, द्रव्यमान है, वेग भी है, परंतु त्रिज्या आ गई, इसलिए क्या बोलते हैं, mvr, तो वो nh बटे 2 पाई हो जाता है। क्लियर। अब अपने पास n क्या है, कक्षा, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसका मान है। अगर दूसरी कक्षा में घूम रहा है तो 2, तीसरी कक्षा में घूम रहा है तो n का मान 3, ठीक है। h का मान आपको पता है, ये प्लांक स्थिरांक पढ़ चुके हैं अपने पहले। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि पहली कक्षा में घूमने वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की गणना करो। तो देखो, mvr पहली कक्षा में घूम रहा है तो n का मान 1 आ जाएगा, यानी n बराबर 1, तो n का मान 1 रखो चाहे ना रखो, h बाय 2 पाई। तो पहली कक्षा में घूम रहा है तो कोणीय संवेग का मान क्या होगा, mvr बराबर h अपॉन 2 पाई। आपको सीधा ये मिलेगा h अपॉन 2 पाई।
अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर दूसरी कक्षा में घूमे, सेकंड कक्षा में घूमे तो कोणीय संवेग का मान क्या होगा, और तीसरी कक्षा में घूमे तो कोणीय संवेग का मान क्या होगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर, आप कर लोगे। और यहां अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्लियर, वो पॉइंट ये है कि ये अपने पास नाभिक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ठीक है, इतनी बहुत है, इतने से आपको समझ जाएगा। क्लियर, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है, तो यहां पर अपने क्या करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल की कमी को दूर करते हैं। रदरफोर्ड कहता था क्या, स्थायित्व वाली बात, और उसमें इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। इसमें क्या होता है कि मान लो मैंने एक धागा लिया और अपने धागे से एक छोटे से पत्थर को बांध दिया। क्लियर, और मैं घुमाऊंगा, जब तक मैं घुमाता रहूंगा तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि वो धागा जो पत्थर बांधा हुआ है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। क्लियर, तो धागा चलता रहेगा जिस स्पीड से अपने घुमाते रहेंगे। उसी टाइप से क्या होता है कि बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तब वो ना तो ऊर्जा की हानि करता है ना ऊर्जा ग्रहण करता है। इस कारण से ये कक्षा कहलाती है, स्थिर कक्षा कहलाती है। क्लियर, तो बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण करता है तो वह ना तो ऊर्जा अवशोषित करता है ना ही उत्सर्जित करता है। ठीक है, जिसे स्थायी कक्षा कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षा या स्थिर कक्षा कहलाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो ना तो वो ऊर्जा लेगा ना ऊर्जा देगा। क्लियर, तो वो स्थायी कक्षा होती है उसकी, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। क्लियर है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता जाएगा, क्या, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक हो जाएगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक हो जाएगी। कैसे, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, उसकी अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर, तो ऐसे क्या होगा, इसकी ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। जितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्स लगाएगा खींचने के लिए। क्लियर, पर जब अनंत पर चला जाएगा तो ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। आप पूछोगे ऐसे कैसे सर, ये पूछोगे सवाल सबके मन में। भैया आप कह रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता जा रहा है तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, अंदर की तरफ खींचेगा, और दूर वाले की क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। परंतु अनंत पे जो होगा वो क्या, नाभिक का आकर्षण लग पाएगा उस पर, अनंत पर, यानी अनंत पे चला गया इलेक्ट्रॉन। अनंत पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। अगर मुक्त हो गया तो नाभिक का आकर्षण लग ही नहीं रहा, अगर नाभिक का आकर्षण नहीं लगेगा तो फिर ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तेजित अवस्था क्या होती है, ठीक है, निम्नतम अवस्था क्या होती है और मूल अवस्था क्या होती है। क्लियर, ठीक है। अब देखो मूल अवस्था क्या होती है, जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। जो पहली अवस्था होती है वो मूल अवस्था कहलाती है, n = 1, जहां पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, ना ऊर्जा का लॉस कर रहा है ना क्या कर रहा है,
ना ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है ना ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। क्लियर। अब देखते हैं, बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहां पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास पड़ा है यहां पर, ठीक है, ये इसकी स्थायी अवस्था है। क्लियर। इस अवस्था में मैंने इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी कुछ। क्लियर। मान ले इसकी ऊर्जा 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है, इसकी 40 है, इसको मैंने 10 ऊर्जा दे दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी भी ऊर्जा दी, तो ऊर्जा बढ़ जाएगी इसकी। मान लो किसी गरीब आदमी को पैसा दे दूं तो वो क्या होगा, पैसे लेके ज़्यादा अमीर हो जाएगा, तो छोटी झोंपड़ी पट्टी में थोड़ी रहेगा, बड़े घर में रहेगा। उसी टाइप से इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही मैंने ऊर्जा दी तो ऊर्जा लेके क्या हो जाएगा, ये उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। क्लियर। और ऊपर वाली में जंप कर जाएगा। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वह ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था। क्लियर। जब ऊर्जा दी जाएगी, और याद रखना उत्तेजित अवस्था हमेशा अस्थायी होती है, ठीक है। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो वापस में चला जाएगा। क्लियर। तो ये है इसकी मूल अवस्था। अब दूसरी बात आती है निम्नतम अवस्था। निम्नतम अवस्था का मतलब इसकी एनर्जी 20 है और मैंने क्या किया, इससे एनर्जी निकाल ली बाहर, इससे एनर्जी बाहर निकाल ली, ऊर्जा उत्सर्जित होगी इसकी। तो ऊर्जा कम होने पर ये कहाँ चला जाएगा, निम्नतम अवस्था में चला जाएगा। क्लियर है, सिंपल। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा ग्रहण करके वो उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो अपने पास कक्षाएं हैं उन्हें ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग ऊर्जा स्तर है ना, इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, ठीक है। इनके 3 नाम है, कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वो ऊर्जा ग्रहण करके उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है। क्लियर। और जब इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली जाती है तो फिर वो क्या करता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर। और वो क्या होता है, क्वेश्चन जब दिया जाता है जब आपको कंफ्यूज करना होता है। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में कोणीय संवेग क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत करते हैं। तो आपको कोणीय संवेग निकालना आता है, mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये सभी को आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको यहां पर देखो प्रथम उत्तेजित अवस्था लिखा है, ना कि प्रथम ऊर्जा स्तर लिखा है। क्लियर। अब देखो बता देता हूं, ये है परमाणु, ये इसकी मूल अवस्था बोलते हैं, ये आद्य अवस्था, ठीक है, जिसे बोलते हैं n बराबर 1। ये अपने पास दूसरी n बराबर 2, ये अपने पास तीसरी n बराबर 3। ये पहली है भाई, ये तो ग्राउंड स्टेट है, मूल अवस्था है। अब उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके कहां चला जाएगा, यहां पर। यानी पहली बार उत्तेजित हुआ तो एक से किस में गया, दूसरे में गया ना। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n का मान क्या आएगा, 2। समझ गए बात।
इसी टाइप से मैं कहूं दूसरी उत्तेजित अवस्था, तो n का मान कितना आ जाएगा 3। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n का मान 2। तो आपके पास कोणीय संवेग आ जाएगा mvr बराबर 2h/2 कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी h/π। तो याद रखना, प्रथम उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, तृतीय उत्तेजित अवस्था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो अपने मार्क्स कट सकते हैं, नंबर कट सकते हैं, और ये गलती अपने करेंगे नहीं। क्लियर? तो आपको एक छोटी सी बात और दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में बैठा है तो ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है ना अवशोषित करता है। ऐसी कक्षा क्या कहलाती है? स्थायी कक्षा या स्थिर कक्षा। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा तो ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। मान लो आपके पास पैसे आ रहे हैं बहुत सारे, तो आप अमीर ही होंगे, गरीब थोड़ी होंगे। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आएगी तो ऊर्जा बढ़ेगी और वो उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकाली जाएगी तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, पैसे खर्च करेंगे तो पैसे कम होंगे और वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है। क्लियर है? ये 2-3 बातें अपने को ध्यान रखनी है, याद रख लोगे? ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास वो है बोहर मॉडल का गणितीय रूप। बोहर मॉडल का गणितीय रूप। देखो, ये मैथमेटिकल पोर्शन होता है इसका, और इसमें से क्या कंपटीशन में अपने पास बहुत सवाल आते हैं और अपने इसके इतने सवाल करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये याद हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बोहर मॉडल के लिए पहले जो सबसे पहले करेंगे त्रिज्या की गणना। त्रिज्या की गणना, बोहर त्रिज्या लिख देते हैं। बोहर त्रिज्या की गणना। तो बोहर त्रिज्या की गणना, जिसकी त्रिज्या की गणना करनी है रेडियस और एन, एन मतलब कोई भी कक्षा हो सकती है अपने पास, पहली की करनी है, दूसरे की करनी है, तीसरे की करनी है, ठीक है, बराबर में 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। आगे लिख देंगे इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यूनिट क्या लिखी मैंने? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा अपने किसी भी बोहर कक्षा की त्रिज्या की गणना आसानी से कर सकते हैं। कोई भी माथापच्ची अपने को नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर? यहां पर n है अपने पास कक्षा की संख्या। n अपने पास क्या है? कक्षा की संख्या। कौन सी कक्षा है? पहली है, दूसरी है, तीसरी। जड क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। इससे अपने 2-3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन पहला है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम बोहर त्रिज्या की गणना करो। की गणना करो। तो फॉर्मूला क्या था? हाइड्रोजन के लिए प्रथम बोहर त्रिज्या तो Rn 0.529 इंटू एन स्क्वायर जेड एंगस्ट्रॉम। ये त्रिज्या कौन सी? पहली 0.529 इंटू एन का मान कितना है? 1 की स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है? जेड का मान 1 आ जाएगा, 1। तो क्या आ गया? 0.529, 1 से 1 गया, एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर त्रिज्या का मान है। इसी टाइप से अपने दूसरी का भी निकाल सकते हैं, तीसरी का भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा के लिए त्रिज्या का गणना, तीसरी कक्षा के लिए त्रिज्या की गणना और चौथी कक्षा के लिए त्रिज्या की गणना, त्रिज्या की गणना करनी है। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट का सवाल था, यानी जब आपके पास क्वेश्चन है बहुत आसान आए, सीधा ही पूछ ले भाई कि त्रिज्या की गणना करो, तो आप आसानी से कर पाओगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल ये है, He+ के लिए सेकंड कक्षा की त्रिज्या की गणना करनी है अपने को। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास Rn 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। ठीक है, n का मान दूसरी कक्षा और हीलियम के लिए Z का मान कितना आता है, 2। ठीक है, हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, यानी दूसरे की 0.529 इंटू n², 2 की स्क्वायर बाय Z का मान 2 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया अपने पास 0.529 इंटू 4/2 कट गया। तो आपको क्या करना है, 5, 2, 9 से गुणा कर देना है 2 को, और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर, तो क्या हुआ 8, 5 और ये हो गया 0 एंगस्ट्रॉम R2। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। क्लियर, और एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं वो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो वो है क्वेश्चन ये है अपने पास कि अनुपात निकालना आपको। ठीक है, अनुपात निकालना है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, वो है हाइड्रोजन परमाणु की फर्स्ट कक्षा तथा हीलियम परमाणु, He+ परमाणु की थर्ड कक्षा का त्रिज्या अनुपात ज्ञात करो। तो देखते हैं, पहले हाइड्रोजन की निकालते हैं। फॉर्मूला वही अपने पास, आपको पता है Rn 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन की त्रिज्या की गणना कर लेते हैं। अब R फर्स्ट प्लस, देखो फर्स्ट है ना, ठीक, और 0.529 इंटू हाइड्रोजन की पहली कक्षा पूछिए तो n का मान 1 और Z का मान 1 होता है। क्लियर, यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। R1 बराबर आ गया अपने पास 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक, उसी टाइप से हीलियम की थर्ड ऑर्बिट कक्षा, फॉर्मूला वो है R3 और 0.529 इंटू n कौन थी, 3 स्क्वायर। हीलियम के लिए Z का मान कितना आता है, 2। तो ये हो गया अपने पास 0.529 इंटू 9/2, ये R3 आ गया। क्लियर, अब क्या होता है, पहले कम वाली कक्षा रखते हैं ऊपर, तो R1 यहाँ लिख देता हूं मैं, R1/R3। क्लियर, तो यहाँ 0.529/0.529, ऊपर तो एक ही था रह गया, नीचे क्या था 9/2, 9 ऊपर चला जाएगा 2, ये कट गया।
तो R1/R3 अपने पास आ गया 2:9। ये आ गया अपने पास R1/R3 रेशियो आ गया अपने पास 2:9। बहुत आसान है। तो इस टाइप से इजी सवाल आते हैं कंपटीशन में, तो आपको वो निकालने हैं। कल अपने करेंगे ऊर्जा की गणना और वेग की गणना। बोर मॉडल में अपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपने करेंगे दी ब्रोगली सिद्धांत, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से कवर हो। कोई भी चीज़ अपने को ऐसे फालतू में छोड़ना नहीं है, करना है तो सब बढ़िया करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्लियर? तब तक के लिए जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बढ़िया पढ़ेंगे तो ही अपना काम चलेगा, नॉलेज आगे काम आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।